इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब आवेशों का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, उसको लेकर हमने बात की थी। और जब आवेशों का क्वांटम सिद्धांत को लेकर बात की थी तो उसमें बताया गया था कि जो आवेश होते हैं तुम्हारे, है ना, तुमको ध्यान हो, जो आवेश होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस n इंटू ई के क्या होती है, बराबर होती है। और हमने बताया था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो कौन सा कण होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और जिसके पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती। ये क्वांटम प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब आवेशों के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हम आवेशों का क्वांटीकरण पहला वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है ना। और इसमें ये बताया था कि जो आवेश होता है, मतलब किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, वो सबसे सूक्ष्मतम कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में बात हुई थी। और इसका जो आवेश तुमको बताया गया था वो क्या बताया था, आवेश जो बताया गया था वो बताया गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखने वाली है, ध्यान से सुनना, एक बात तुम ध्यान से सुनना, क्वांटम फिजिक्स, है ना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक बात कही गई है, उस चीज़ को समझना तुम। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक बात ये कही गई है कि इससे भी छोटे कुछ कण होते हैं, है ना, और उस कण का जो नाम है वो नाम क्या है, उस कण का जो नाम है वो है क्वार्क, है ना। इससे भी छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कुछ कण होते हैं, और उस कण का नाम क्या होता है, क्वार्क कण बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया है, परंतु ये क्वांटम फिजिक्स का है जिसको हम अप्लाई नहीं किए हैं, बशर्ते हाँ ये पढ़े हैं कि ये भी नाभिक के अंदर ये जो है वो क्वार्क कण पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। क्वार्क कणों की संख्या जो है, इनकी जो संख्या है, क्वार्क कण की जो संख्या है वो संख्या तुम्हारी कितनी है, वो 6 है, ठीक है ना। कौन कौन सी है तो वो जान लेते हैं, ध्यान से सुनना। क्वार्क कणों की संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहला जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अप क्वार्क, है ना, अप क्वार्क बोलते हैं। दूसरे वाले को हम कहते हैं डाउन क्वार्क, ध्यान से सुनना, दूसरे वाले को डाउन कहते हैं। तीसरे वाले कण को हम कहते हैं स्ट्रेंज, ठीक है ना, स्ट्रेंज। चौथे वाले को कहते स्ट्रेंज, ठीक है ना। चौथे वाले कण को हम क्या कहते हैं, तो चौथे वाले कण का नाम है टॉप, ठीक है ना। और पांचवें वाले का जो नाम है वो है हमारा चार्म, ठीक है। और छठे वाले का जो नाम होगा वो होगा तुम्हारा बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वार्क कण होते हैं और इनकी संख्या 6 है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्वार्क कणों का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इनका जो नाम है, जिस साइंटिस्ट ने जिसका इसका जो ये मॉडल रिप्रेजेंट किया था उसका नाम था मरे गेलमन, है ना। तो मरे गेलमन ने क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया था, नाम एक बार फिर से सुन लेना, मरे गेलमन ने क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया था। और इस क्वार्क मॉडल में क्वार्क कणों की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है, 6 है। ये सारे के सारे जो क्वार्क कण हैं वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, ये देखना, अप क्वार्क पर जो आवेश होता है, यानी अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है, जो चार्ज होता है वो होता है प्लस, है ना, 2e/3, ये याद रखना, अप क्वार्क पर चार्ज। और जो डाउन क्वार्क होता है उस पर जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो -e/3, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोई पूछे अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है, तो +2e/3, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है -e/3, ठीक है ना। ये भी सब नाभिक के अंदर ही मिलते हैं। अब नाभिक के अंदर तो तुम सोच रहे होगे कि नाभिक के अंदर जो बेसिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, उसमें हमको क्या सिखाया जाता है। बेसिक एटॉमिक मॉडल में हमको ये सिखाया जाता है कि हमारा जो नाभिक है उस नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्रोटॉन और दूसरा क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। और ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बाह्यतम कक्षाओं में हमारे क्या करते हैं, गति करते हैं, ये तुमने सुना होगा, ठीक है ना। और नाभिक के अंदर ये सर भी कण पाए जाते हैं। तो क्या अप और डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन का निर्माण कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। देखना ध्यान से, क्या बताया गया है तुमको, एकदम ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना। पिछले लेक्चर में हमने बात की है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के जैसा ही होता है, और उसको मैंने +e बताना है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +e।
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू माइनस में होती है और प्रोटॉन पे जो वैल्यू होती है उसकी वही होती है प्लस ई बोलते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि प्रोटॉन किसके बराबर हो सकता है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रोटॉन किसके बराबर हो सकता है तो तुम क्या कह सकते हो। देखो अप क्वार्क है, मैं अगर 2 अप क्वार्क ले लूँ 2e/3 और साथ में एक डाउन क्वार्क ले लूँ और इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा हमको। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको अगर सॉल्व करूँ तो देखो कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4, 4e/3 और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा e/3, है ना। और इसको एलसीएम ले लें तो एलसीएम 3 होगा, 4e में से e जाएगा तो कितना बचेगा 3e, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा e प्लस में। तो ये प्लस e का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन पर आवेश तो बता रहा है प्लस e, इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो किससे मिलकर बना है। तो तुम देखो 2 मैंने क्या लिया था, अप क्वार्क लिया था, तो 2 अप क्वार्क लिया था और साथ में क्या लिया था, एक डाउन क्वार्क लिया था। तो प्रोटॉन किससे मिलकर बन रहा है, तो प्रोटॉन मिल रहा है 2 अप क्वार्क से और साथ में एक डाउन क्वार्क से। ये तुमको ध्यान में आया होगा, यहाँ से देख लो, ठीक है। और फिर नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो हमको ये समझना है कि क्या न्यूट्रॉन भी इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, हमको पता है कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इस पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, 0, कोई आवेश नहीं होगा न्यूट्रॉन पर, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन पर आवेश की अगर गणना करनी हो कि न्यूट्रॉन किस क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर उसको देखना हो तो हम कैसे कह सकते हैं, तो देखना ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन निकालना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेते हैं, एक अप क्वार्क ले लेते हैं, ठीक है ना, एक अप क्वार्क ले लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, 2 डाउन क्वार्क ले लेते हैं -e/3। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो कितना मिल जाएगा, 2e/3 और प्लस माइनस 2e/3, तो 2e/3 में से 2e/3 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू चार्ज जो आ रही है 0। तो तुमसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, ध्यान से देखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है तो किससे मिला है, देखो एक अप क्वार्क लिए और 2 डाउन क्वार्क लिए, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जो है एक अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो तुमको समझनी थी। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में, क्वांटम सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला Q = +-NE, ये हमने पढ़ लिया था। और क्वांटम सिद्धांत ये कहता था कि परमाणु किसी भी पदार्थ पर जो मूल आवेश है वो मूल आवेश E इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता। पर क्वांटम फिजिक्स ने हमको समझाया कि नहीं, एक्चुअली में इससे भी छोटे चार्ज हो सकते हैं और उस मतलब पार्टिकल हो सकते हैं, और वो पार्टिकल क्या है, क्वार्क कण है। और इन क्वार्क कणों की जो टोटल संख्या है वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या 6 है, ठीक है ना। और कैसे आप देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलिए, दूसरी हमने 2 प्रॉपर्टी कर ली थी। एक जो थी वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटीकरण आवेशों का, और दूसरा हमने देखा तुमको क्या नाम है कि क्वार्क पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। क्वार्क पार्टिकल के बारे में बताया। आज हम फिर इसके बाद हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है। चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो वो है आवेशों की योज्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है क्या, इसका मतलब क्या है ये समझो, ठीक है ना। कि योज्यता का मतलब क्या होता है, योज्यता का मतलब जोड़, सिंपल सी बात है। और हम पहले से जानते हैं कि आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशियों को सीधा जोड़ा घटाया जा सकता है। इनको जोड़ने घटाने के लिए किसी भी तरह के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है ना। जोड़ने घटाने के नियमों में सदिश राशियों के लिए समस्या होती है, लेकिन जो अदिश राशियाँ होती हैं यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको तुम सीधा आसानी से क्या किया जा सकते हो, जोड़े जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, एक तुम्हारा कोई पिंड लिया और इस पिंड पर हमने कुछ आवेश लिख लिया, है ना। यहाँ पर लिख लिया +2 माइक्रोकुलाम, +3 माइक्रोकुलाम, +6 माइक्रोकुलाम, फिर इधर लिख लिया -8 माइक्रोकुलाम, -10 माइक्रोकुलाम, ऐसे लिख लिया। मैंने पूछा कि इस पिंड का कुल आवेश क्या होगा, या इस पिंड पर कुल कितना आवेश है, उसकी वैल्यू निकालो। तो तुम क्या करोगे, जितने चार्ज है उनको ऐड करने का, 2 माइक्रोकुलाम +8 माइक्रोकुलाम लिखा हुआ है ना, फिर +3 माइक्रोकुलाम लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है
ये फिर लिखा हुआ है -8 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर -10 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है। अब ऐड कर दो तो यहाँ पे देखो ये +8 माइक्रोकूलम और ये -8 माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 और 3 5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेशों को हम आसानी से इस तरीके से जोड़ घटा सकते हैं और इस तरीके से किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया हमने की, इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता। मतलब ये प्रॉपर्टी ये बताती है किसी भी पिंड पर जब तुम टोटल किसी भी पिंड पर जो चार्ज की वैल्यू तुमको निकालनी है वो कैसे निकालोगे, तो इंडिविजुअल सम करोगे। इंडिविजुअल सम का मतलब होता है अलग अलग उनका अलजेब्रिक सम करोगे और जो रिजल्ट आएगा, जो आएगा वो तुम्हारा है टोटल चार्ज की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट की। लिखा भी है, देख लो आवेशों की योज्यता क्या है। तो लिखा है कि किसी पिंड का आवेश जो होता है, किसी भी पिंड का संपूर्ण निकाय का जो आवेश होगा उस पर उपस्थित अलग अलग कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी भी पिंड का नेट चार्ज निकालते हो तो उसके जितने भी पार्टिकल हैं उनका इंडिविजुअल अलजेब्रिक सम कर देना। इंडिविजुअल अलजेब्रिक सम करना ही क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। तुम ये प्रॉपर्टी यूज क्यों कर सकते हो, उसके पीछे रीजन क्या है, ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशियां, क्योंकि अदिश राशियों को ही सामान्य गणित के नियमों से जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रहे, आवेशों के अंदर योज्यता का गुण पाया जाता है और योज्यता का क्या नियम है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, ठीक है ना। तो चलिए एक ये प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्वांटाइजेशंस पढ़ लिया, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेशों की योज्यता पढ़ लिया, है ना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, हमारा आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत इसके पहले भी आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना। पीछे क्लासेस में आपने सबसे पहले संरक्षण सिद्धांत पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, याद करो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। हमारे साहब सिखाते होंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट, इसका केवल रूपांतरण और स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा तुमने संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत पढ़ा होगा। आज जो पढ़ रहे हो वो किसके बारे में बात करना है, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है और कहाँ लागू होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत जो लागू होता है वो किसके लिए लागू होता है, एक विलग निकाय के लिए। ये तुमको समझना है, विलग निकाय, है ना। विलग निकाय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। इसका मतलब आवेशों का जो संरक्षण सिद्धांत होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किस पर लागू होता है, तो वो लागू होता है विलग निकाय पर लागू होता है, ठीक है। विलग का मतलब आइसोलेटेड। अब विलग निकाय का मतलब क्या होता है ये समझ लो, है ना। विलग निकाय किसको बोलते हैं और ये होता क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो अगर निकाय कहीं एक निकाय ऐसा हो जिसके ऊपर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे निकाय को कौन सा निकाय कहते हैं, विलग निकाय, है ना। एक निकाय ऐसा हो जिसके ऊपर माध्यम का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसे निकाय को हम लोग कौन सा निकाय कहते हैं, विलग निकाय, है ना। जनरली समझते समय हम इसके बारे में क्या बात करते हैं, हमको ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एक लड़का है कहीं बैठा हुआ है, किसी पार्टी वार्टी में बैठा हुआ है, सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, पर वो कान में हेडफोन लगा के अभी भी सुन रहा है, एक गाना सुन रही हो तुम, रो रहा हूँ मैं, है ना। और उस जो माहौल है उस माहौल के उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो लड़का जो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो लड़का बिहेव कर रहा है विलग निकाय के ऊपर, ठीक है। उसी लड़के को तुम किसी खेल के मैदान में लेके गए हो, वहाँ पर ढेर सारे बाउंड्रीज लग रही है, सब लोग चीयर्स कर रहे हैं, पर वो भी लड़का अभी भी कान में लीड लगा के गाना सुन रहा है, सुन रही हो ना तुम, रो रहा हूँ मैं, है ना। मतलब बस मीडियम का भी उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब जो रहता है सबसे अलग उसको कहते हैं विलग, ठीक है ना। तो विलग निकाय वो जिसके ऊपर किसी भी माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर माध्यम में कोई भी चेंजिंग होती है फिर भी उस सिस्टम पर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग कौन सा निकाय कहते हैं, विलग निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी निकाय के लिए आवेशों का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। कैसे आवेशों का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो पहले ये समझो कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो संरक्षण का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, ठीक है ना। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या कि वैल्यू जितनी भी हो, मतलब पहले जितनी वैल्यू थी बाद में भी उतनी ही वैल्यू हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि वो संरक्षण में है, ठीक है। जैसे मैं कुछ ब्लॉक्स लेके तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से कि मैंने ये एक ब्लॉक बनाया और उसमें हमने एक तत्व का परमाणु A और एक तत्व का परमाणु B लिया, ठीक है। हम ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम ये मान लेते हैं कि इसके पास क्या है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ये हम मान ले, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने मान लेना है कि इसके पास 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने मान लेना पहले से, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। पता कर इस पर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि A पर नेट चार्ज कितना है ना, मतलब A पर कुल आवेश, ध्यान से देखो, तो A पर कुल आवेश कितना होगा, तो तुम ऐसे जोड़ सकते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ये मिलके कितने हो गए, 0। A पर कुल आवेश 0। B पर कितना आवेश निकालें, अगर हम B पर कुल आवेश अगर हम निकालें, B पर कुल आवेश अगर निकालें तो B पर आवेश कितना होगा, प्लस 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी मिलके 0 हो गए। मैं पूरे निकाय पर कितने आवेश होंगे, तो पूरे निकाय पर आवेश, तो हम कैसे निकालेंगे पूरे निकाय पर, A पर आवेश, अभी मैंने योज्यता का नियम सिखाया, उसी नियम से A पर आवेश और B पर आवेश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। A पर आवेश कितना है, 0, B पर आवेश कितना है, 0, है ना। यानी पूरे निकाय का जो आवेश आया, पूरे निकाय का जो आवेश आया वो कितना आया, 0, ठीक है। चलिए अब इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। मैंने क्या करना है, इसको रब कराना है, रब का मतलब है ना, रगड़ देना है, इसको घर्षित करना है। और जैसे हम इसको घर्षित करेंगे अब क्या हो जाएगा वो देखना अब, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसको रब करने से इसके पास 10 प्रोटॉन और इसके पास 12 प्रोटॉन, ये पहले से है। अब मैंने मान लिया कि A को B से हम रब कराते हैं, तो A से इलेक्ट्रॉन एक निकल के यहाँ पे चला गया। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, हो गया। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो ये 12 से कितना हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। अब फिर से चेक कर लेते हैं, चेक करें अगर, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि A पर आवेश कितना है तो क्या बताओगे, तो A पर आवेश कुछ इस तरीके का है। A पर आवेश देखो तो ध्यान से, 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम्हारी प्लस ही आ जाएगी, ठीक है ना। A पर आवेश। B पर आवेश मैं तुमसे पूछूं कि B पर आवेश कितना मिल रहा है, तो B पर आवेश कैसे निकालोगे, देखो तो तुम्हारे पास 12 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस, है ना। निकाय पर निकाय का कुल आवेश मैं पूछूं तुमसे, निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश कैसे निकालोगे, तो मैंने तरीका बताया निकाय का कुल आवेश कैसे निकालना है। तो मैंने बताया A पर आवेश और प्लस B पर आवेश, है ना, योज्यता का नियम, B पर आवेश, इसको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो निकाय का आवेश आ जाएगा। अब निकाय का आवेश निकाल लेते हैं। A पर आवेश तुमने निकाला है, A पर आवेश कितना आया है, प्लस ही आया है, और B पर आवेश कितना आया है, माइनस ही आया है। वैल्यू कट के किसके बराबर आ जाएगी, 0 पे। अच्छा तुम देखो तो ध्यान से, जब हम रब नहीं किए थे तब इसके निकाय पर कितना आवेश था, 0। रब कर दिए तब भी कितना है, मतलब आफ्टर रबिंग कितने चार्ज आ रहे हैं निकाय पर, 0, है ना। तो पहले भी चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 था, अब भी नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब संरक्षण सिद्धांत है ना। बशर्ते यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, फिर भी निकाय का जो नेट वैल्यू है वो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट बन रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, है ना, कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित तो होंगे, पर निकाय का कुल आवेश पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, और ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से पूरे निकाय के आवेश पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी नेट वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। और ये किस पे लागू होता है, ये तुमको याद रखना, विलग निकाय। विलग निकाय वो निकाय कहलाता है जिसके ऊपर माध्यम में होने वाले किसी भी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगली प्रॉपर्टी है हमारी आवेश पर वेग का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, यानी अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, यानी चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी यानी वेग अगर बढ़ाते हो तो क्या उसके वेग पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, वेग चाहे कुछ भी हो, उसके चार्ज पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी स्पीड से ट्रेवल कराए तो उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आवेश पर वेग का प्रभाव जो है वो कुछ नहीं होता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल आप किसी भी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कराइए, किसी भी वेग से साथ उसको क्या करिए, मूव कराइए, उस चार्ज के ऊपर, उस चार्ज की वैल्यू, चार्ज जो होगी उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ अगर हम द्रव्यमान को देख लें कि क्या द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव होता है, ध्यान से देखेंगे, द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव, है ना। अगर इसको देखें तो क्या ये सही है कि क्या द्रव्यमान का वेग पर प्रभाव पड़ता है, जो द्रव्यमान होता है हमारा जो मास है वो उस पर वेग का प्रभाव होता है कि नहीं होता है। तो द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव, इसको देख लेते हैं। चार्ज पर तो किसी भी नहीं होता, किसी भी चार्ज पार्टिकल को तुम कितनी भी वेलोसिटी से क्या कराओ, मूव कराओ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को कितनी भी वेलोसिटी के साथ अगर तुम मूव कराओगे तो उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चार्ज पर द्रव्यमान पर, हाँ द्रव्यमान पर पड़ता है। ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन की गति की सापेक्षता का उपयोग करके एक इक्वेशन बनाया गया। वो इक्वेशन क्या है, m = m0 अंडरवुड में 1 - v²/c²। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इस फार्मूले से, ये द्रव्यमान के लिए है ना। तो m = m0 1 - v²/c², है ना। m0 जो है वो कौन सा द्रव्यमान है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विराम द्रव्यमान। ठीक है ना, विराम द्रव्यमान। v जो है वो क्या है, कण का वेग है, वेग जो है वो कण का वेग है, और c जो है वो हमारा क्या है, तो c को हम प्रकाश की चाल कहेंगे, और जो यम है हमारा वो इसको गतिक द्रव्यमान आप कह सकते हैं, है ना, गतिक द्रव्यमान, डायनामिक मास। ठीक है ना, इसको रेस्ट मास, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द लाइट, है ना। तो ये आप फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले से ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ वेग के साथ द्रव्यमान की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये तुम हमेशा याद रखना कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है परंतु आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एक कण का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फोटॉन एक कण है, इसके बारे में हम लोग जब प्रकाश पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल करेंगे। फोटॉन, है ना, फोटॉन, ठीक है ना। ऐसा बाद में हम ये मानेंगे कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, और उन कणों को किस नाम से पुकारेंगे हम लोग, फोटॉन के नाम से पुकारेंगे, और हम बोलेंगे कि ये फोटॉन के रूप में प्रकाश हमारे पास आता है। तो फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है, मतलब फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और ये जैसे जैसे इसका वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने हमको क्या बताया, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप कितने भी तेजी के साथ क्या कराइए, मूव कराइए, चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग
नहीं आती है, ठीक है ना। पर द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। अगर द्रव्यमान जो है वो हमारा गति कर रहा है, मतलब प्रकाश की चाल के सापेक्ष चाल से, मतलब प्रकाश की चाल के आसपास के चाल से अगर कोई कण गति करता है तो पक्का उसके द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। और इस फार्मूले से, ये फार्मूला कहाँ से मिला हमको, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की गति की सापेक्षता के सिद्धांत से ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कुछ और छोटे मोटे क्या नाम है चार्ज पार्टिकल के या आवेश के कुछ गुण और है, हमको पता है, छोटे छोटी बातें हम जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं, ध्यान से सुनना, समान आवेश है ना, समान आवेश इंग्लिश में बोलते हैं लाइक चार्ज। तो समान आवेश हम सभी जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब रिपल्सन, रिपल्शन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना, है ना। समान आवेश, ठीक है ना, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, हमको पता है ना। और साथ में विपरीत आवेश जो होते हैं, है ना, विपरीत आवेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज। तो विपरीत आवेश जो होते हैं, अनलाइक जो चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये तुमको जानना होगा, ये तुम्हारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से बेसिक हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात की कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और ये तुम्हारे चार्ज को लेकर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये टोटल हम आवेशों के गुण के बारे में बात किए थे। पहले वाले लेक्चर में जब देखोगे तो उसमें हम क्वांटाइजेशन यानी आवेशों का क्वांटीकरण की बात किए। आज वाले लेक्चर में हम आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत और आवेश के वेग प्रभाव इत्यादि पर हमने बात किया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज की। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ना होगा चार्जिंग मेथड, यानी किसी भी कण को या किसी भी पदार्थ को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी जो हमारी क्लास होगी वो नेक्स्ट लेक्चर कल लेते हैं।